नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। अच्छा मेकअप करा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का फार्मूला अपनाने जा रही है। योगी ने जितने अधिकार अपने कमिश्नर सिस्टम को दिए उतने ही देने की एमपी में भी सहमति बन गई है। लाख जतन के बाद भी आईएएस अफसर इसमें रोड़ा नहीं अटका पाए। ये पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार के किसी कानून और व्यवस्था का अनुसरण शिवराज सरकार ने किया, बल्कि पहले भी वह योगी के नक्शे कदम पर चल चुकी है। इसके साथ ही जिस तरह योगी सरकार ने मथुरा से मांस की दुकानें बाहर की, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले शिवराज सरकार धार्मिक नगरी में शराब की दुकानें शहर से बाहर कर चुकी है। अब कुछ शहरों से मांस की दुकानें भी बाहर की जा सकती हैं। इस संबंध में हाल ही में मंत्री विश्वास सारंग एक पत्र भी लिख चुके हैं। तो इसी को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ कि आखिर इसके मायने क्या है। हम देख रहे हैं, हमने योगी सरकार का जिक्र किया ब्रजेश, और जिस प्रकार से विश्वास सारंग ने चिट्ठी लिखी है और मांग की गई है, और हम देख भी रहे हैं कि राजधानी भोपाल सहित तमाम शहरों कस्बों में जगह जगह सड़कों पर दुकानें खुल गई हैं। मांस की दुकानों के साथ साथ जो उससे बने खाद्य पदार्थ है वो खुले में बिकते हैं। उसके कारण हम कई सारी और दिक्कतें देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वाकई में ये फैसला जनता की सुविधा के लिए, या जिस एजेंडे पर सरकार चल रही है योगी सरकार, उसको मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, चाहे धर्मांतरण कानून का मामला हो, चाहे गुंडा जो उनके यहाँ अधिनियम है उसके यहाँ हमारे यहाँ गैंगस्टर का मामला हो, चाहे आप देखिए कि जो सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, धरना आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की जाती है, उससे वसूली है, या और अपराधियों पे मकान गिराने गुंडों के मकान गिराने का मामला हो, तो लगातार आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है उसके नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश की सरकार चलती दिख रही। चौथी पारी में हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बदला हुआ रूप नजर आया है कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो उसी कार्रवाइयों में आप देखिए कि वो अचानक कहते हैं कि कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। बिल्कुल। और कमिश्नर सिस्टम लागू करने की कवायद हो जाती है। दोनों, चाहे आईएएस बिरादरी हो चाहे आईपीएस बिरादरी हो, दोनों के हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि अचानक कैसे हो गए, ना कोई सुगबुगाहट ना कोई कुछ, क्योंकि ना कोई ऐसा मौका, ना कोई ऐसा मौका। लेकिन लखनऊ में वो जारी करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उसी तरह से जारी करते हैं कि 2 एसपी को हटा दिया जाता है और इसके बाद देखते हैं कि 24 घंटे में वो कहते हैं कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाता है। शिवराज जी ने भी वैसा ही किया, उन्होंने ऐलान किया कि कमिश्नर सिस्टम लागू होगा भोपाल और इंदौर में। तो आप देखिए कि इसके बाद किसी भी आईएएस अधिकारी का बयान नहीं आया, ना आईपीएस का बयान आया। हालांकि जो दूसरे संगठन हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के, राजस्व सेवा के, उनको आगे किया गया, किसी तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, बैकडोर से कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई और गृह विभाग ने उसको मंजूरी दे दी। और कल इसको लेकर फिर बैठक होगी। एक बार बैठक हो चुकी है शिवराज जी के साथ, तो उन्होंने कहा है कि कुछ जो सुझाव आए थे उनको दुरुस्त करने का। तो उसमें बाकायदा देखा गया है कि बाकी राज्यों में जो 75 शहरों में लागू है कमिश्नर सिस्टम, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश की एक तरह से व्यवस्था यहाँ लागू करने पर सहमति सी लगभग बन गई है और इस पर मोहर लग जाएगी जल्दी। 14 अधिकार दे दिए जाएंगे उनको एक तरह से। और इस मांस की दुकान को लेकर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुजरात में भी इस तरह का निर्णय लिया गया है, अहमदाबाद, राजकोट में, कि खुले में ना बिके इस प्रकार की सामग्रियां, और मध्य प्रदेश में भी विश्वास सारंग ने चिट्ठी लिखी। लग रहा है कि यहाँ भी अब इस दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अहमदाबाद में भी है इस तरह की व्यवस्था है, हमने देखा मथुरा में भी इस तरह की योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यवस्था की थी और कोर्ट तक मामला गया था। यहाँ तक कि जो कृष्ण जी का मंदिर है उससे भी पास में हमने देखा था 40 से ज़्यादा दुकानें थी शराब की और उसकी, तो उन दुकानों को बाहर करने की कोशिश की गई थी। उसी तरह का हम देखते हैं लगातार मांग की थी जाती। पहले भी शिवराज सरकार शराब की दुकानें बाहर कर चुकी है, चाहे उज्जैन का मामला हो, चाहे होशंगाबाद का मामला हो, धार्मिक नगरियों का मामला हो, वहाँ से बाहर कर दिए 5 किलोमीटर। अब जो मांस की दुकानों की जो बात हो रही है उसके पीछे भी आप देखिए कि विश्वास सारंग ने एक कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग परेशान हैं, धार्मिक स्थलों के सामने, धार्मिक स्थलों के आसपास भी दुकानें हैं और खुले में बेचा जा रहा। तो एक तरह से सरकार इसकी नई व्यवस्था करने जा रही है। आप उसको दूसरे एजेंडे से भी देख सकते हो, लेकिन
उसका पहली प्राथमिकता ये है कि वाकई में इसकी व्यवस्था होना चाहिए। जो लोग वहाँ रहते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, खुले में रहता है, मांस रहता है, उससे लोगों को बीमारियां भी लगती हैं। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि कई सारे ठेले छोटे छोटे लग गए हैं मांसाहार व्यंजनों के जगह जगह, किसी कॉलोनी में, बस्तियों में, और वहाँ जो भीड़ रहती है और उसकी जो झूठन है वो सड़कों पे डाल दी जाती है, जिसके कारण भी लोगों की परेशानियाँ होती है। बिल्कुल, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो कुत्तों का जो आतंक देख रहे हैं आवारा कुत्तों का, आवारा कुत्तों का, वो उसकी वजह भी ये कहीं ना कहीं ये देखी गई है कि वो जो मांस पड़ा रहता है वो खाते हैं, इससे वो हिंसक हो जाते हैं और बच्चों पे खासकर टूट पड़ते हैं जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी इस पे व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है और व्यवस्था होना भी चाहिए। एक तरह से एक बाजार होना चाहिए जहाँ पे इस तरह की सामग्री मिले। यदि ठेलों पर भी यदि हम देखें तो यदि सावधानी बरतें, उनमें ये भी है जो पत्र लिखा है विश्वास सारंग ने कि वो ढक कर रखें, और किन लोगों ने लाइसेंस ले रखे हैं, किन लोगों ने नहीं ले रखे हैं। जो बाद में आप जागृत हो, जिस तरह से हमने देखा सूदखोरी का मामला है, बाद में आप पूरे शहर में तलाश कर रहे हो कि किन किन लोगों ने सूदखोरी के लाइसेंस ले रखे हैं, तो आपको तब पता चलता है कि किसी ने रिन्यू नहीं कराया है, या किसी की मौत हो चुकी है, या किसी के खाते में सिर्फ 1900 रुपये हैं। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। जबकि बाकायदा सूदखोरों को जब लाइसेंस दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें शर्त रहती है कि हर साल आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दोगे, कितनी नगद है आपको, कितने वो किया है, लेकिन ऐसे भी सार्वजनिक नहीं करते। तो इस तरह की गलतियां बाद में हों, इससे पहले ही सबक ले लेना चाहिए सरकार को, और सरकार एक तरह से बेहतर दिशा में कदम बढ़ा रही है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हमने देखा कि स्लाटर हाउस भी शहर में है, उसको लेकर एनजीटी जुर्माना लगा चुका है, रोज के हिसाब से जुर्माना लगा चुका है। वो किसी एक एरिया में शिफ्ट होता है तो वहाँ के विधायक या स्थानीय लोग विरोध करते हैं। जो आप एक इतने बड़े स्लाटर हाउस जिसके कारण गंदगी बदबू पूरे शहर में है, आप उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दुकानें आप कैसे कर पाएंगे। और हमने देखा एक पुराने शहर में कि मछली और मीट मार्केट की बात हुई थी, दुकानें बना दी गई, लेकिन व्यापारी वहाँ जाने को तैयार नहीं थे। इसका कारण ये भी उन पर सख्ती नहीं होती है। हम देखते हैं कि हम आरा मशीनों की बात करें कि ये होता है कि शहर के बाद शिफ्ट कर देंगे, डेयरी की बात होती है शहर के बाद शिफ्ट कर देंगे, शहर को केटल फ्री करने की बात होती है। लेकिन हम देखें केटल फ्री हो गया शहर, कि शहर में केटल जो है जगह जगह आवारा मवेशी फ्री होकर घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो आपको नहीं लगता कि एक्शन की जरूरत है इन सब पर? बिल्कुल, केवल चिट्ठी पत्री से काम नहीं होना। चिट्ठी पत्री से बिल्कुल आपने कहा काम नहीं होना। आपने जो बात की हाट बाजार की हम बात करें तो हाट बाजार खोल दिए, लेकिन इसके बावजूद सब्जी के ठेले आप देखेंगे कि चौराहों पे लगते हैं, सड़कों पे लगते हैं। ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है जो प्रशासन को करना चाहिए, जिसको सख्ती करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। यदि जैसे स्लाटर हाउस की आपने बात की तो वो कई मुद्दों से अटका हुआ है, उसके पीछे लोगों का आंदोलन भी हुआ, जहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी वहाँ विरोध हुआ। तो इसकी एक वजह है कि सही जगह तलाश नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन तंत्र को ज़्यादा अपनी इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत। जो उनकी दुकानदारों की आपत्ति, लेकिन जब आप किसी एक पूरे बाजार को एक जगह शिफ्ट कर देंगे तो जिसको लेना मजबूरी हो जाएगा ही सही, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वो इसके कारण छोड़ देगा। निश्चित तौर पर हमने देखा सब्जी मंडी शहर से आपने कितनी आसानी से बाहर कर दी है, तो आपको चाहिए कि आप बाकायदा उसको लागू करें, और उसको लागू करने के लिए आपको सख्ती भी करना पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर प्रशासन तंत्र को करना चाहिए, सरकार एक व्यवस्था बनाना चाहिए कि योगी मॉडल के साथ जो योगी जिस प्रकार से सरकार सख्ती कर रही है, उस पर सरकार इस दिशा में काम करेगी। बिल्कुल। बहरहाल चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी कर रही है। यह भत्ता प्रदेश में उन लोगों को मिलेगा जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम नहीं मिला हो। उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने पर भत्ता दिया जाएगा। इसके नियम भी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होंगी जिसका बेरोजगारी भत्ता पाने वाले को पालन करना होगा। मसलन उसे पहले रोजगार के लिए आवेदन करना होगा। 15 दिन में मनरेगा के तहत काम नहीं मिला तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र माना जाएगा। भत्ता प्रथम 30 दिन के लिए प्रचलित मजदूरी के 1/4 के बराबर दर से दिया जाएगा। यदि मनरेगा योजना के तहत उसके परिवार का कोई भी सदस्य उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। इसके साथ अन्य शर्तें भी लागू रहेंगी। इसी को समझेंगे हमारे साथी मनोज से। मनोज जी, शर्तें लागू बेरोजगारी भत्ते की बात हम सुनते थे कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इसको कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये उस तरह का बेरोजगारी भत्ता नहीं है कि सभी को दिया जाए, लेकिन एक वर्ग को जिसको ज़्यादा आवश्यकता है, हमने कोरोना काल में भी देखा है, तो सरकार उसको इस तरह के बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी कर रही है जिसको मनरेगा के तहत काम नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं आप इसको और इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था हुई थी। कई सारे लोग थे जो बाहर काम करते थे, वो लौट के इस उम्मीद में आए कि शायद उनको उनके गांव में काम मिलेगा, लेकिन जब काम नहीं मिला तो वापस पलायन की स्थिति बनी और वापस जो लोग जहां से आए थे वो वापस चले गए।
अब सरकार को लग रहा है कि दो चीज़ें, एक तो ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में काम मिल जाए और दूसरी एक चीज़ है कि जो वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें इसको, कि जिस प्रकार से दलित और आदिवासियों पर फोकस है, किसानों पर फोकस है, तो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनको ये लाभ मिल नहीं पा रहा है। आदिवासी और SC ST नहीं है वो, तो सरकार के रडार में नहीं है, लेकिन वो गरीब आदमी है, तो अब उनकी सुध लेने की सरकार ने कोशिश की है और इतनी चतुराई से इसको डिजाइन किया है कि मनरेगा के तहत जितने भी काम होते हैं, तो सरकार को उम्मीद है कि अब चूंकि इकोनॉमी पटरी पे लौट आई है तो ग्रामीण इलाकों में मांग निकलेगी, तो मनरेगा के तहत बहुत सारे काम कराना है, क्योंकि अब 2 साल बचे हैं चुनाव में, तो सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा। तो ऐसे में बहुत कम स्थिति रहेगी कि अगर आपको ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत रोजगार ना मिले। अगर मिलता है तो 1/4 आपको भत्ता मिलेगा, क्योंकि 15 दिन के हिसाब से, यानी आपको अगर 3,000 रुपये मिलना होंगे तो आपको 750 रुपये मिलेगा। लेकिन एक बड़ा शर्तें भी बड़ी कठिन है कि यदि परिवार का कोई सदस्य काम नहीं करता है, यदि काम कर लेता है वो इनकार कर देता है तब भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और सरकार जो सुझाएगी उसके हिसाब से उसको काम करना होगा। तो दोनों काम कर दिए सरकार ने। एक तरह से हम जो कह रहे हैं, कमलनाथ सरकार ने, जैसे हमने कहा था ना कि वो प्रशिक्षण देने की बात आई थी, फिर युवाओं को वो बैंड बजाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, वो ढोर चराने का प्रशिक्षण दे रहे थे, तो लगभग उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि सरकार के हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है कि या तो बहुत कम लोग इसमें तो पंजीयन नहीं करा पाएंगे, और जो करवा पाएंगे उनमें से बहुत ही एक बड़ी कम ऐसी संख्या होगी जिनको ये भत्ता मिलेगा। लेकिन इसके सहारे सरकार के 2 हिस्सा देंगे। एक, वो ग्रामीण इलाकों में मैसेज देगी कि देखिए अगर आपके पास काम नहीं है तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, वो कांग्रेस को जिस प्रकार से निशाना बनाती रही है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और कांग्रेस ये कहती रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक तरह से उनको जवाब दे पाएंगे वो कि देखिए हम आपको, ये सियासी मकसद साधने के लिए ज्यादा दिख रहा है, ना कि वो बेरोजगारों के हित के लिए। बिल्कुल, आप मान के चलिए अगर आप 97 रुपये के हिसाब से गरीब आदमी को अगर भत्ता देते हैं तो महीने का जो हम बात कर रहे हैं कि वो 3,000 भी नहीं होगा, 2,900 के आसपास होगा। तो ऐसे में, और 15 दिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो बामुश्किल जो है उसको बहुत कम पैसा मिलेगा। और दूसरी एक बड़ी चीज़ ये भी है, देखिए मनरेगा में 194 रुपये अभी सरकार दे रही है, लेकिन बाहर हम देख रहे हैं, अगर हम पीठे के मजदूरों की बात करें, बाकी या अभी हम देखते हैं, आपको भी ग्रामीण इलाकों की स्थिति पता है कि कई बार फसल की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं कई बार, तो वो एक बड़ा सवाल है। और 400, 500, 600, 700 रुपये तक मजदूरी चली गई। ऐसे में सवाल ये है कि 194 में कौन आदमी काम करेगा, एक या 97 रुपये में किस आदमी का पेट पलेगा। लेकिन सरकार के लिए कहने के लिए हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो किसानों की हम बात करें कि साल में 6,000 रुपये मोदी सरकार दे रही है और 4,000 शिवराज सरकार, 10,000 रुपये साल के मिल रहे हैं, तो लगभग वो 800 रुपये महीने के, 800, 850 रुपये महीना होता है। तो उस लिहाज से इस स्कीम को बेहतर कह सकते हैं। बेहतर कह सकते हैं, ये पढ़ने में, लोगों को सुनाने में ज़्यादा अच्छी दिख रही है, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं वो निश्चित तौर पर, इस शर्तों पर कम ही लोग खरे उतर पाएंगे कि परिवार से किसी को रोजगार ना मिला हो, आपने लिखित आवेदन किया है या नहीं किया है, दूसरी बात है, और आपको भत्ता तो मिलेगा लेकिन इस भत्ते के लिए आपको जो शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा, और केवल 30 दिन के लिए आपको मिलेगा। यानी अगर आपको केवल 3,000 रुपये दे के सरकार साल भर के लिए आपको संतुष्ट कर देगी, वे पूरे साल आप काम करिए नहीं करिए, काम मिला नहीं मिला, तो आपके पास कह सकते हैं कि आप फ्री हो जाएंगे। या एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार आपको 3,000 रुपये इनडायरेक्टली ऐसे देने की तैयारी में है कि आपको काम मिले ना मिले, लेकिन आप वोट डालते रहिए। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। तो IPS अफसरों के 20-50 के फार्मूले पर खरा उतरने के बाद अब IAS अफसरों की बारी है। पिछले महीने 130 IPS अफसरों का रिकॉर्ड खंगाला गया, लेकिन एक भी अफसर ऐसा नहीं निकला जिसे नौकरी से निकाला जा सके। अब इसी फार्मूले पर इसी माह IAS अफसरों को परखा जाएगा, लेकिन जिस तरह IPS अफसरों को बेदाग बनाया उससे IAS अफसर भी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी इसी तरह बेदाग मान लिया जाएगा। इसके लिए उनके कार्यकाल के परीक्षण की खानापूर्ति होनी है। वैसे भी अब तक टॉप ब्यूरोक्रेट इस फार्मूले पर खरे ही उतरते रहे, फिर चाहे सरकार कमलनाथ की हो या शिवराज की। केंद्र सरकार के इस फार्मूले पर निचले स्तर के अफसरों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जिस तरह लोकायुक्त और EOW निचले स्तर के अफसरों पर ही कार्रवाई करते हैं। आला अफसरों को तो अधिकांश मामलों में क्लीन चिट ही मिल जाती है। तो इसी खबरों को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ। तो ब्रिजेश जी, कह सकते हैं कि आप हमें हाजी कहिए, हम आपको काजी कहें, क्योंकि जिस कमेटी में IAS भी IPS ही माना जाता था, IAS IPSों का टकराव लेता, लेकिन कुछ मुद्दों में जो सहमति हम देखते हैं कि इस मुद्दे में सहमति थी तो तुरंत राजेश राजौरा जो SES होम है वो ब्रीफ कर देते हैं कि देखिए हमने जो कमेटी ने परीक्षण किया है फार्मूले के हिसाब से उसमें कोई भी फिट नहीं बैठा है, यानी सारे लोग बेदाग है, किसी की नौकरी पे कोई संकट नहीं, सब अच्छा से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। अब बारी IAS की है
कि आईपीएसों के लिए उन्होंने अपना फ़र्ज निभा दिया, अब आईपीएस आईएएस के लिए कर देंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं माहौल कि आईपीएस को भी एक लंबी लिस्ट हमने देखा है कि चाहे वो लोकायुक्त मामले हो, इनकम टैक्स के राडार के मामले हो, पत्नी से हिंसा के मामले हों, चारित्र से जुड़े मामले हों, और ऐसे कई सारे मामले आईएएसओ के भी है। तो लग नहीं रहा है इस नियम को थोड़ा और टाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा और नीचे तक इसका रिव्यू करना चाहिए। और जैसा हमने एक पिछली बार भी इसको लेकर जिक्र किया था कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें बाहर के लोग भी शामिल हो, और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, बाकी लोग हो सकते हैं, जो बारीकी से परीक्षण करें, इसके बाद ये निर्णय लिया जाए। देखिए मनोज जी, हमने देखा था कि जब ये योजना को लेके आई केंद्र की मोदी सरकार के 20-50 का फार्मूला, 20-50 का फार्मूला मतलब 20 साल आपकी नौकरी या 50 साल की उम्र, इस दौरान आपको 5 मापदंडों पे खरे उतरना पड़ेगा कि आप स्वस्थ हैं, कहीं बीमार नहीं है, नौकरी करने लायक हैं, आपको ये देखा जाएगा कि आप अनियमितता, भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है, आप कर्तव्य बेहतर तरीके से निर्वहन करते हैं कि नहीं करते, मतलब ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, छुट्टियां तो ज़्यादा नहीं मना रहे हैं, इस तरह के ये जो मापदंड थे उन पर आपको खरा उतरना था। लेकिन आप देखिए कि 2019 में सर्वाधिक 312 सिविल सर्विस के अधिकारियों पर मोदी सरकार ने कार्रवाई की। बिल्कुल। इसके बाद हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि IAS M.K. सिंह को इसमें से इसी फार्मूले के तहत घर बिठाया गया था। जो IFS है BS होतगी, देवेश कोहली, इनके मामले में भी भेजा गया था। कोहली की तो इसी दौरान मौत हो गई थी, लेकिन होतगी पर कार्रवाई होती इससे पहले सरकार बदल गई। शशि कर्णावत को हमने देखा बर्खास्त किया गया था। तो देखिए आप मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन वो उन लोगों पर जिन पर कार्रवाई हुई जो व्यापक स्तर पर जो सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गए थे और उस बिरादरी के लिए भी सिरदर्द बन गए थे। उन्हीं की बिरादरी में उनकी खिलाफत होने लगी थी और वो अकेले पड़ गए थे, इस कारण उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिए, आपने भी जिक्र किया है, ऐसे अधिकारियों के नाम हमारे पास भी हैं, सरकार के पास भी हैं और जनता के पास भी हैं कि किस तरह से पत्नी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला वीडियो सामने आया, पब्लिक के वायरल हुआ, चाहे इससे अन्य मामले, इनकम टैक्स के मामले हो, चुनाव आयोग की, लेकिन उनको आपने बचा लिया है। क्यों बचाया गया? क्योंकि आप इनको बचाएंगे तो जब आपकी बारी आएगी, क्योंकि उस कमेटी में DGP भी हैं, CS भी हैं, ACS भी हैं, और आपने एक बाहर के DG को भी रख लिया, DG रैंक के रख लिया छत्तीसगढ़ के, क्योंकि कमेटी में आप ही की बिरादरी पर आपको तय करना है। बिल्कुल। तो आप तो दोनों चोर चोर मोसेरे भाई कह सकते हो आप, कि आप भी हाँ जी बोल दो, हम भी हाँ जी बोल दें, तो दोनों बच जाएंगे। सरकार को देखना चाहिए कि जिस मंशा से खासकर मोदी सरकार लाई है भाजपा शासित राज्यों में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं उस फार्मूले को सख्ती से लागू किया जाए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप वो फार्मूला नीचे वाले कर्मचारियों पर, जिन पर कोई माई बाप नहीं है, हमने देखा है कि 2017 में मनोज जी PHQ ने 835 कर्मचारियों को पहली बार में इस फार्मूले से बाहर कर दिया था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। इसके अलावा यदि हम आंकड़े तलाशें हर डिपार्टमेंट के, तो हर साल सैकड़ों की तादाद में नहीं तो दर्जनों की तादाद में ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को घर बिठा दिया जाता है। लेकिन वही है, जो हम देख रहे हैं छोटी मछलियां हैं और जो मगरमच्छ हैं, जो हम वो अभी उसी बात कर रहे थे कि जो हमने भ्रष्टाचार की एजेंसियां जांच की एजेंसियां बना रखी हैं, चाहे लोकायुक्त की बात करें, चाहे हम EOW की बात करें, लेकिन उसी से जुड़े अफसरों पर मामले आए। हमने देखा चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी थी इनकम टैक्स छापों के बाद कार्रवाई के लिए, वो इन्हीं जांच एजेंसियों में पदस्थ थे, ऊंची रैंक पर पदस्थ थे, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन पे चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, कार्रवाई की सिफारिश कर रहा है, जिनके खिलाफ सबूत है, वो भी इस दायरे में आ सकते थे, लेकिन वो दायरे नहीं। वो जो एजेंसियों में बैठे हैं उन्हीं बिरादरी के लोगों ने आपको बिठा रखा है, तो वो अपने जो समकक्ष हैं, जो आला अफसर हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते। आप पटवारी, तहसीलदार, शिक्षक और सिपाही, हवालदार आपको लगातार मिलते रहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो रही है। और आंकड़े देखेंगे आप कि व्यापक आंकड़े बढ़ गए हैं, बड़ी संख्या में आंकड़े आ गए हैं, चाहे लोकायुक्त के हों चाहे EOW के हों। क्योंकि अभी हमने देखा है कि एडिशनल SP रैंक के अधिकारी को कल ही श्योपुर में सजा हुई है। बिल्कुल, शिवपुर में सजा हुई है। हमने देखा कि DSP को भागते हुए देखा हमने, उनको सजा हो गई थी, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई। तो ये तमाम तरह के अधिकारियों को आप बचा ले जाते हो, आला अफसरों को, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों को, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनकी राजनीतिक पहुंच नहीं है, उन पर कार्रवाई करके बाबाई लूटने की बजाय सरकार को चाहिए कि वो खुद संज्ञान ले। और एक ऐसी कमेटी जिसकी आपने भी जिक्र किया, हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो ईमानदारी से उनका परीक्षण कर सके, तो जो आला अफसरों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अनियमितता व्याप्त है, उन पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि कहावत भी है, क्योंकि अगर आपको गंगा को साफ करना तो गंगोत्री से शुरुआत करना हो। बिल्कुल जी। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी, वरना तो पिछली सरकार ने भी, हमने देखा कमलनाथ सरकार ने भी क्लीन चिट दे दी थी और इस सरकार ने भी क्लीन चिट दे दी, लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि सरकार
प्रयास करे, वो एक ऐसी कमेटी बनाए जो दागदार हैं उनको घर बिठाया जाए, आला अफसरों को भी। निश्चित तौर पर। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। केंद्र सरकार एलपीजी की तर्ज पर एक और सब्सिडी बैंक खाते में देने की तैयारी कर रही है। बिजली की सब्सिडी भी बैंक खाते में देने के लिए केंद्र सरकार बिजली के क्षेत्र में जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे बिजली के करोड़ों उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी। बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूल करेंगी, ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर मिलेगी, फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करेगी। इससे मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे। कोई भी सरकार मुफ्त में बिजली नहीं दे सकेगी। प्रस्तावित नए बिजली कानून के मुताबिक बिजली कंपनियों को लागत के आधार पर उपभोक्ताओं से बिल वसूलने की छूट मिलेगी। दरअसल अभी बिजली उत्पादन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूली जाने वाली बिल से 47 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा है। इसकी भरपाई बिजली कंपनियां सब्सिडी से करती हैं। इस सब्सिडी के हिसाब से ही बिजली की दरें तय होती हैं। तो मनोज जी, हम देख रहे हैं कि एलपीजी की बात कर रहे हैं कि उस तरह से ही सब्सिडी अब बिजली की खातों में दी जाएगी। तो वो सब्सिडी तो कब कहाँ बंद हो गई, मिल रही है नहीं मिल रही है, सरकार पिछले दरवाजे से एक और सब्सिडी खत्म करने की तैयारी तो नहीं कर रही। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 32,000 करोड़ रुपया सालाना सरकार देती है बिजली सब्सिडी में। इसमें से एक बड़ा हिस्सा किसानों के लिए होता है, जिनको 5 हार्स पावर के पंपों के लिए बिजली दी जाती है। फिर हमने देखा था कमलनाथ सरकार के समय की 100 यूनिट के लिए एक अलग योजना लाई थी। फिर उसको हमने देखा शिवराज सरकार ने एक नए स्लैब के साथ उसको लागू किया था, लेकिन बिल फिर भी लोगों के जो पिछली सरकार में कम हुए थे वो फिर से बढ़े हुए बिल आने लगे हैं। इतनी सब्सिडी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बिजली कंपनियां वो एक तो चोरी नहीं रोक पा रही हैं, जो पारेषण की जो क्षति है उस पर लागू नहीं कर कामान नहीं लगा पा रही है। आप देखिए कि बिजली चोरी कहाँ हो रही है, ज़्यादातर हम देखते हैं भोपाल की अगर बात करें पुराने शहर में होती है, लेकिन अंडरग्राउंड केवल वो कहाँ डाल रहे हैं, वो अरेरा कॉलोनी जैसे पास इलाके में डाल रहे हैं, जहाँ से ईमानदारी से लोग बिजली का बिल भरते हैं। वो केवल इसलिए कि वहाँ की खूबसूरती करना है, जबकि उसके लिए होना ये था कि बिजली चोरी रोकना है आपको तो अंडरग्राउंड लाइन डाल दीजिए। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि 2 मीटर की खुदाई करके वो नया कनेक्शन चोरी करेगा बिजली। तो ये जो गलतियाँ बिजली कंपनियाँ कर रही हैं उसका ठीकरा वो उपभोक्ताओं पर फोड़ देती है। हर साल हम देखते हैं, बिल्कुल, और फिर हर साल वो बिजली दर बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। हमने देखा, देखिए डीजल के जब दाम बढ़े, कोयले के दाम बढ़े, तब उन्होंने सेस बढ़ा दिया और बिजली के बिल बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जब डीजल और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वेट कम कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बिजली के दाम कम नहीं किए हैं। मीटर का किराया देखिए वो हर महीने लेते हैं। तो इस 32,000 करोड़ की जो सब्सिडी सरकार दे रही है, तो सरकार की मंशा यही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें 2 लाख करोड़ का बजट है और 32,000 करोड़ की केवल आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो उस बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है लगभग 15 से 16% का, तो केवल एक ही काम में जा रहा है। तो सरकार की भी इच्छा यही है कि केवल जब सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, आप एहसान भी नहीं बता पा रहे हो कि हम आपको कितना पैसा दे कितना रहे हैं। पैसा फिर बाद में आप गिनाओगे भी कि हमने आपको सब्सिडी के रूप में इतनी राशि दी जा रही है, आपके खातों में दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर। आप देखिए सिलेंडर हम देखें 150 का सिलेंडर 1000 का हुआ है, सब्सिडी लगभग उतनी थी 130, 35, 40, 45 सिलेंडर के दाम बढ़ते गए और स्लैब उसको चेंज किया नहीं और बाद में सब्सिडी खत्म हो गई। ऐसा बिजली के क्षेत्र में भी सरकार कर देगी तो जो कुछ उपभोक्ता हैं जिनको उनका लाभ मिल जाएगा। और वो स्लैब ऐसी बनाते हैं, हम देखें कि बाकी जगह ऐसा होता है कि आप जब खपत ज़्यादा बढ़ती है तो आपको कीमत कम चुकाना होती है, लेकिन बिजली के क्षेत्र में उल्टा है, खपत बढ़ती जाती है और बिजली का बिल उसी स्लैब से बढ़ता जाता है कि पहले 100 यूनिट तक इतना बिल है, 100 से 200 तक इतना, 200 से 300 तक इतना है। तो उसी हिसाब से जब बिजली कंपनियां स्लैब तय करेंगी तो उसी हिसाब से डिजाइन करेंगी कि ज़्यादा लोगों को आपको सब्सिडी देना ना पड़े, और जिनको भी आप दो उनको आप कह पाएंगे कि देखिए हमने महीने के आपके 200 रुपये दिए हैं या 300 रुपये दिए हैं या 500 रुपये दिए हैं। तो उस प्रकार से सरकार के दोनों हित सज जाएंगे, सब्सिडी की राशि कम हो जाएगी और कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ हो जाएगा। वैसा ही हुआ कि यदि आप सपना देख रहे हो तो सपना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन जब ये अमल में आएगा तो आपके खाते में सिर्फ नुकसान ही है, खासकर जो ईमानदार उपभोक्ता हैं। निश्चित तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं और जिस प्रकार से ई व्हीकल की बात हो रही है कि जब बिजली से गाड़ी चलने वाली आएगी तो ये स्लैब सरकार के बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब हर दूसरा आदमी, जो केंद्रीय गृह मंत्री परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि 2 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो सामान्य गाड़ियों की कीमत एक हो जाएगी, और जब आदमी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लेगा तब उसके जब स्लैब आएंगे तो उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे कि सरकार का ये जो गणित है वो कितना भारी पड़ने वाला है। हाँ, तो सरकार के हाथ में दोनों लड्डू रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।